मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन आईटीआई मंत्रा में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम आईटीआई फर्स्ट ईयर फिटर ट्रेड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज कर रहे हैं। इसके एक वीडियो हम कर चुके हैं, आज ये हमारी वीडियो नंबर 2 है। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो भी बच्चे सीबीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी टेक्निकल एग्जाम की, जैसे कि आईटीआई में इंस्ट्रक्टर की, ट्रेनिंग ऑफिसर की, रेलवे, मेट्रो में अप्रेंटिस के लिए, जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए ये एक महत्वपूर्ण वीडियो सीरीज है, गेम चेंजर वीडियो सीरीज है। तो प्रत्येक वीडियो को आप जरूर देखना। भाई मैं ये इतना कहूंगा कि आपको एक वीडियो सफलता नहीं दिला सकती, लेकिन अगर आप पूरी सीरीज को देख लेते हो तो मैं 100% कह सकता हूं कि आप सफल हो जाओगे। सीबीटी एग्जाम में तो जितने भी क्वेश्चन अभी तक आते हैं या आए हैं इसी सीरीज में से आए हैं, तो हमें पूरी उम्मीद है कि आगे भी जो सीबीटी एग्जाम होंगे सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे और आप 90% से ज्यादा नंबर लेकर पास हो जाओगे। और हम प्रत्येक वीडियो में केवल 15 क्वेश्चन ही समझाते हैं, क्योंकि अच्छी तरह क्वेश्चन को समझाने में थोड़ा समय लगता है, तो उससे वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए हम ज्यादा क्वेश्चन ना लेकर 15 क्वेश्चन लेते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश में इतनी आसान लैंग्वेज में आपको समझाता हूं कि आपको जवाब को रटने की जरूरत ना पड़े। आपके जो क्वेश्चन का आंसर है वो दिमाग में फिट हो जाए, कभी भी आप उस क्वेश्चन के आंसर को ना भूलो। इस तरह से मैंने समझाने की कोशिश की है, चाहे मैं उसके लिए डायग्राम लूं या प्रत्येक ऑप्शन को अलग अलग आपको समझाऊं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और जो बच्चा आज पहली बार चैनल पे आए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि उसको आगे आने वाली जो वीडियो के नोटिफिकेशन है वो मिलते रहें, कोई भी वीडियो उसकी मिस ना हो। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप चैनल है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या जब टेलीग्राम चैनल पे आप लिखोगे ऑनलाइन आईटीआई मंत्रा तो हमारे चैनल के लोगों से आप पहचान लोगे, उसको भी ज्वाइन कर ले, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना हो। सभी चीजें हम वहां भी डालते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। कोई भी प्रॉब्लम आती है यहाँ पर आप लिख सकते हो, मुझे एक मैसेज छोड़ सकते हो, उसका जवाब मैं आपको जरूर दूंगा। इसके अलावा जो भी बच्चा सबसे ज्यादा वीडियो को लाइक करेगा और कमेंट करेगा, कमेंट में अपना नाम, अपनी स्टेट का नाम या डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख के भेजेगा मुझे, जिसने ज्यादा कमेंट किए उसको मैं इस पूरे सीरीज की जो पीडीएफ है फ्री में उसको मैं व्हाट्सएप नंबर पे भेज दूंगा। तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, अपने साथियों के साथ इन वीडियोज को शेयर करें, और प्रत्येक वीडियो में जो क्विज का क्वेश्चन पूछा जाए उसका जवाब भी जरूर देना, ताकि मुझे पता लग जाए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। अब बिना समय गवाए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो हमारे क्विज के क्वेश्चन से। ये क्विज का क्वेश्चन हमने लिया है पिछली वीडियो से। जिसने पिछली वीडियो ध्यान से देखी होगी इसका जवाब जरूर जानता होगा, अच्छे से मैंने समझाया था, तो इसका आंसर जरूर कमेंट करें। क्वेश्चन इस प्रकार, व्हाट इज द क्लास ऑफ फायर कॉज्ड बाय फायरवुड, पेपर एंड क्लॉथ? लकड़ी, कागज और कपड़े से होने वाली आग का वर्ग क्या है? ऑप्शन आपके पास है क्लास ए फायर, क्लास बी फायर, क्लास सी फायर या क्लास डी फायर। मैंने बताया था कि क्लास ऑफ फायर होती है, फायर के भी अलग अलग भाग होते हैं, क्लास होती हैं, जिसकी मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बना रखी है। अगर वो वीडियो आपने देखी होगी तो आपने क्लास ऑफ फायर अच्छे से समझ में आ गई होगी। कोई भी क्वेश्चन अगर क्लास ऑफ फायर का आएगा तो उस वीडियो से बाहर नहीं आएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। जिसने नहीं देखी वो भी देख सकता है, और आई बटन पे भी दिया होगा। और मैंने अच्छे से समझाया भी था कि जो फायरवुड है, पेपर है, क्लॉथ है, यानी इस प्रकार के जो सॉलिड चीजें हैं उसमें आग लगती है तो कौन सी कैटेगरी में आती है, कौन सी क्लास में आती है। तो कमेंट करके बताओ इसका आंसर ए, बी, सी या डी क्या होगा। अब शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट इज द काइंड ऑफ द रोड साइन? ये किस प्रकार का सड़क संकेत है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई। ये संकेत दे रखा है इस प्रकार से, ये डायरेक्शन बताता है दिल्ली इधर जाना है, इधर जाना है या इधर जाना है। ये किसकी डायरेक्शन बताता है? पेट्रोल पंप की, भाई इधर पेट्रोल पंप है। तो कितना आसान क्वेश्चन है। ये कौन से किस प्रकार का साइन है ये बताना है। ऑप्शन ए पुलिस सिग्नल है, पुलिस का सिग्नल, जी नहीं। क्वेश्चनरी साइन है, सावधानी का संकेत है, जी नहीं। मैंडेटरी साइन है, अनिवार्य संकेत है, जी नहीं। इंफॉर्मेशन साइन यानी कि सूचना संकेत, यस। ये आपको सूचना दे रहा है पेट्रोल पंप के लिए, अगर आपको चाहिए पेट्रोल पंप तो इधर जाइए, इस डायरेक्शन में जाइए। दिल्ली की डायरेक्शन यहां से बता रहा है, अभी दिल्ली जाना है। किसी भी शहर की डायरेक्शन आपने देखोगे रोड पे लिखी होती है, जहां भी आपको जाना होता है तो आप उसी डायरेक्शन में मुड़ते हो। तो ये हमें इंफॉर्मेशन देता है, सूचना देता है। तो ये साइन क्या कहलाएगा? इंफॉर्मेशन साइन या सूचना संकेत। इस क्वेश्चन का आंसर डी है। आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, विच फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज्ड फॉर फ्लेमेबल एंड रनिंग लिक्विड फायर? भाई कौन सा अग्निशामक ज्वलनशील और बहते हुए द्रव की आग के लिए उपयोग किया जाता है? पिछली वीडियो में मैंने बताया था, जैसे अलग अलग तरह की फायर होती है उसी प्रकार अलग अलग तरह की फायर को बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर भी होते हैं। इस फायर एक्सटिंग्विशर पे भी मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या ऊपर आई बटन पे क्लिक करोगे तो वो मिल जाएगी, वो जरूर देख लेना। फिर किसी भी प्रकार का फायर एक्सटिंग्विशर का सवाल आपसे पूछा जाएगा वो आप
नहीं बोलोगे। तो वो देख लेना। यहां पूछा गया है कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर या अग्निशामक यूज किया जाता है किसके लिए, फ्लेमेबल यानी कि ज्वलनशील और रनिंग लिक्विड फायर, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, भाई कैरोसिन ऑयल है, इनमें अगर आग लगती है तो ये फ्लेमेबल लिक्विड भी हैं और ये बहते हैं, रन करते हैं। तो उसके लिए किसका यूज करेंगे? ऑप्शन आपके पास है फोम एक्सटिंग्विशर, बी है हेलोन एक्सटिंग्विशर, सी है ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर और डी है कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर। तो पेट्रोल, डीजल और केरोसिन की आग के लिए हम यूज करते हैं फोम एक्सटिंग्विशर। सबसे जो हेल्पफुल रहेगा वो रहेगा हमारा फोम एक्सटिंग्विशर। तो फोम अग्निशामक का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। क्योंकि फोम एक्सटिंग्विशर क्या करता है, उस बहती हुई आग के ऊपर एक फोम की क्या बना देता है, ब्लैंकेट बना देता है, चादर बना देता है, जिससे आग बुझ जाती है और दोबारा वो आग नहीं जलती, उसको भी रोकने में मदद करता है। हेलोन के लिए हम जो इलेक्ट्रिकल फायर होते हैं वहां यूज करते हैं, तो ऑप्शन का आंसर नहीं है। ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर यूज कर सकते हैं अगर फोम एक्सटिंग्विशर अवेलेबल ना हो। ड्राई पाउडर भी आग को बुझाने में तो मदद कर देगा जो लिक्विड वाली फायर होती है, लेकिन ये रीइग्नाइट यानी दोबारा आग जल सकती है उसको नहीं रोकता, इसलिए इन ऑप्शन में से इसको भी नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर फोम एक्सटिंग्विशर दे रखा है, तो ये इससे बेस्ट रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर भी नहीं यूज करेंगे हम फ्लेमेबल रनिंग लिक्विड फायर के लिए। तो यहाँ सबसे बेस्ट आंसर था फोम एक्सटिंग्विशर, जो एक चादर बना लेता है, लेयर बना लेता है आग के ऊपर और आग को दोबारा भी नहीं जलने देता और बुझा भी देता है, क्योंकि उस चादर से उसके ऊपर जो लेयर बनेगी उससे ऑक्सीजन की सप्लाई कट जाती है और आग बुझ जाती है। तो ये रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट ए डिनोट इन एबीसी ऑफ फर्स्ट एड। प्राथमिक चिकित्सा में एबीसी में ए का अर्थ क्या? देखो एबीसी में 3 शब्द हैं, इसमें पूछा गया ए का मतलब क्या होता है। ऑप्शन आपके पास है एयरवे यानी कि हवा का मार्ग, बी है अटेंशन यानी कि ध्यान, सी है अरेस्टिंग यानी कि गिरफ्तारी, डी है एटमोस्फेयर। तो तीनों के मैं बता देता हूं। ए से बनता है भाई एयरवे, बी से बनता है ब्रीदिंग और सी से बनता है सर्कुलेशन। यानी कि जब भी कोई एक्सीडेंट होता है फर्स्ट एड में चेक किया जाता है एयरवे, यानी कि उसकी जो अंदर वाली एयर का रास्ता है अंदर बाहर जाने का वो क्लियर है कि नहीं, उसमें कोई मिट्टी, खून या जीभ तो नहीं अटकी हुई है जिससे उसका एयरवे रुका हुआ, हवा का मार्ग रुका हुआ, वो चेक करते हैं। सांस चेक करते हैं कि सांस चल रही है कि नहीं, ब्लड सर्कुलेशन चेक किया जाता है वो चल रहा है या नहीं। तो यहाँ ए का अर्थ पूछा गया था, ए का मतलब है एयरवे यानी कि हवा का मार्ग। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ए पर टिक करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को अभी लाइक कर दें और कमेंट करके बताएं आप कौन सी डिस्ट्रिक्ट से ये वीडियो देख रहे हैं अपने नाम के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 19, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन द मटेरियल इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड कैन बी यूज्ड एज ए मैन्योर। सामग्री को जैविक यौगिकों में तोड़ने की प्रक्रिया क्या है और इसे खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। भाई जब भी आप देखते हो कोई मटेरियल है, आसान सा समझ लीजिए कोई वेस्ट फूड है, वेजिटेबल की पिल्स हैं, छिलके हैं, इस तरह की चीजें हैं, गल सड़ के क्या बन जाता है उनका मैन्योर बन जाता है, खाद जैसे खाद बन जाती है, खाद कह सकते हैं इसको, हम खाद के रूप में प्रयोग करते हैं। तो उस प्रोसेस को, पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑप्शन आपके पास लैंडफिल यानी कि भूमि भराव, जी नहीं। रिसाइकलिंग पुनर्चक्रण, जी नहीं। कंपोस्टिंग, यस। जो कंपोस्टिंग प्रोसेस होती है वो खाद बनाने की प्रक्रिया को ही कहा जाता है जिससे खाद बनती है, गल सड़ के कंपोस्टिंग। ये इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा। ये तो पूछा है भाई कोई मटेरियल ब्रेक डाउन हो जाता है जैविक प्रक्रिया के द्वारा या ऑर्गेनिक कंपाउंड में और उसकी खाद बन जाती है, उसको क्या कहते हैं? कंपोस्टिंग कहा जाता है। बर्निंग वेस्ट मटेरियल, जलते हुए कचरे का, ये भी आंसर नहीं होगा। तो ये भी आसान था भाई, खाद बनाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? कंपोस्टिंग बोला जाता है। सी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 20, व्हाट इज द कलर कोड ऑफ द प्लास्टिक वेस्ट बिन। प्लास्टिक कचरा बिन के लिए रंग कोड क्या है? ऑप्शन आपके पास है रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो। पिछली वीडियो में भी क्वेश्चन आया था, वहां मैंने बताया था कि जो डस्टबिन होते हैं जहां हम डस्ट डालते हैं उसके अलग अलग कलर के डिब्बे होते हैं, बॉक्स होते हैं, अलग अलग तरह का कचरा अलग अलग तरह के कलर में डाला जाता है। यहाँ पूछा गया प्लास्टिक वेस्ट बिन, तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था जो भी कचरा जिसको रिसाइकल किया जा सके, क्या किया जा सके? रिसाइकल किया जा सके, जैसे कि प्लास्टिक है, रद्दी कागज है, वो किस में डलते हैं? ब्लू यानी कि नीले डस्टबिन में। उसका कलर कोड क्या होता है? उस बिन का ब्लू होता है, नीला होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? दोबारा से बी हो जाएगा। और मैंने प्रत्येक के लिए अलग अलग बताया, जैसे रेड है, यहाँ पर आपके जो बायोकेमिकल वेस्ट है, सिरिंज वगैरह, वो डलते हैं। येलो में भी ऐसे ही डलते हैं, जो बायोकेमिकल प्रोडक्ट होते हैं वो डलते हैं, जैसे एक्सपायर्ड दवाइयां। ग्रीन में आपकी जो भी डिकम्पोज हुए खाद बनाई जा सकती हैं, जैसे वेजिटेबल है और उसकी छिलके हैं, गला सड़ा भोजन है, वो सारे ग्रीन में आएंगे डस्टबिन में।
एक ब्लैक था, ब्लैक में बता दो हजार्डस है, जो खतरनाक रसायन है वो ब्लैक तरह के कलर कोड में डाले जाते हैं। तो ये अलग अलग कलर कोड होते हैं। इस पर अगर कहोगे, कमेंट करके बताओगे तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, अच्छे से समझा दूंगा कि किस तरह के वेस्ट के लिए कौन से कलर का वो हमें डस्टबिन यूज करना चाहिए या यूज करते हैं, क्योंकि इस पे हमने देख लिया पिछली वीडियो में भी क्वेश्चन आया था, यहाँ भी तो इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा क्या आंसर रहेगा? बी रहेगा। हालांकि जो पीडीएफ है उसमें आंसर हमें शायद येलो दिया गया, जो कि आंसर नहीं होगा, तो उसको भी ठीक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 21, नेम द पार्ट ऑफ द फाइल मार्क्ड एज एक्स। फाइल में, ये फाइल का आपको डायग्राम दिया होगा क्वेश्चन में, ये जो पार्ट है आपको, ये वाला पार्ट, ये आपने बताना है इसको क्या कहते हैं। ऑप्शन आपके पास है हिल, बी है टैंक, सी है फेरुले और डी है फाइल लेंथ। मैं सभी के बारे में बता देता हूं। यहां से यहां तक ये है हमारी भाई फाइल लेंथ। क्या ये फाइल लेंथ है? हिल, यहां पर जो एक्स है ये हिल है भाई। क्या है ये? हिल बोलते हैं इस एरिया को, जो यहाँ पर जुड़ा होता है। इस क्वेश्चन का आंसर तो यही हो जाएगा, हिल। ए पे टिक करेंगे। टैंग ये होता है जो आपका हैंडल है, हैंडल के अंदर ये जो ऐसे मेटल का पार्ट है इसको बोलते हैं टैंग। और फेरुले होता है जो यहाँ पर एक मेटल रिंग लगी होती है इसको सिक्योर रखने के लिए, ये वाली ऐसे गोलाई में जोड़ के जो रखती है ये मेटल रिंग है, इसको बोलते हैं हम फेरुले। तो अलग अलग मैंने बता दिया। कोई भी पार्ट पूछ ले आपसे वो आप बता सकते हो, लेकिन यहाँ पर पूछा गया था आपको इस वाले पार्ट के बारे में। इसको मैं एक बार थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ। अब देख लीजिए, ये वाला जो पार्ट है इसको क्या कहते हैं? हम हिल कहते हैं। तो ये हिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22, व्हाट इज द यूज ऑफ ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर का उपयोग क्या होगा? भाई इस तरह से आपने ट्राई स्क्वायर देखा होगा। ये ट्राई स्क्वायर होता है, इसका प्रयोग किस लिए करते हैं? इसको हम गुनिया भी कहते हैं। अगर टीचर ने आपको दिखाया भी होगा गुनिया, तो गुनिया का प्रयोग हर ट्रेड में किया जाता है। आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके पास है टू चेक द राइट एंगल, 90 डिग्री कोण को जांचने के लिए, टू चेक द एक्यूट एंगल, टू चेक द ऑब्ट्यूस एंगल या टू चेक द स्ट्रेट एंगल। ये आसान है, देख भी रहे होगे यहाँ पर कितना कोण बना हुआ है, 90 डिग्री का कोण बना हुआ है। तो ये टू चेक द राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री कोण को जांचने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, गुनिया का या ट्राई स्क्वायर का। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। या आप ऐसे अगर इसकी जगह ऑप्शन ऐसे दिया हो, जो कोई भी सरफेस है उसकी फ्लैटनेस चेक करने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं भाई। फ्लैटनेस चेक करनी हो या 90 डिग्री का कोण चेक करना, उसके लिए ट्राई स्क्वायर यानी गुनिया का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 23, विच मार्किंग मीडिया इज पॉइजनस। कौन सा मार्किंग मीडिया वैसिला होता है? देखो भाई, ये अलग अलग तरह के मार्किंग मीडिया दिए गए हैं, इनका प्रयोग हम करते हैं मार्किंग करने के लिए। तो पूछा येगा कौन सा इनमें से पॉइजनस है, वैसिला है, खतरनाक होता है। ऑप्शन आपके पास है व्हाइट वाश, बी है पर्शियन ब्लू, सी है कॉपर सल्फेट और डी है सेलुलोज लैक्योर। तो जो सबसे वैसिला होता है इनमें, खतरनाक होता है, वो होता है हमारा कॉपर सल्फेट। आपने ये याद रखना पड़ेगा। ये हमारा खतरनाक होता है, वैसिला होता है, जहरीला होता है ये यूज करने में। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हमारा सी रहेगा। अगर आप कमेंट करके बताओगे अलग अलग तरह के जो भी मार्किंग मीडिया होते हैं उनके यूज के ऊपर मैं एक वीडियो बना सकता हूं, अगर आप कमेंट करोगे तो, अगर आपको अच्छे से समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 24 में पूछा गया विच पार्ट ऑफ यूनिवर्सल सरफेस गेज होल्ड द स्क्राइबर। सार्वभौमिक सतह गेज में कौन सा भाग स्क्राइबर को पकड़ता है? भाई इस क्वेश्चन में ये डायग्राम नहीं दे रखा, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिया है केवल, तो याद रखना। यहाँ पूछा गया यूनिवर्सल सरफेस गेज में स्क्राइबर को कौन सा पार्ट होल्ड करता है। तो आप देख लीजिए इस डायग्राम में, ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। ये हमारा स्क्राइबर है। ये पूरा डायग्राम किसका है? यूनिवर्सल सरफेस गेज का है। ये जो पार्ट है हमारा ये स्क्राइबर है, और स्क्राइबर को होल्ड करने के लिए ये जो पार्ट है ये लगा हुआ है। इस पार्ट का क्या नाम है? स्नग। इस पार्ट को क्या बोलते हैं? स्नग है। ये स्क्राइबर को होल्ड करके रखता है, किसमें? यूनिवर्सल सरफेस गेज में। तो अब आंसर आपको पता ही लग गया, स्क्राइबर को कौन होल्ड करता है? स्नग होल्ड करता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं रही, इसीलिए मैंने डायग्राम लिया था ताकि आपको समझ में आ जाए आसानी से। तो याद रखना, स्क्राइबर को स्नग होल्ड करके रखता है। नेक्स्ट है 25, व्हाट इज द नेम ऑफ द वॉइस। इस वॉइस का नाम बताओ। ये डायग्राम को क्वेश्चन में मिलेगा। इस डायग्राम को देख के बताना है कौन सा वॉइस है। बहुत आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके पास है पिन वॉइस, पाइप वॉइस, सी है हैंड वॉइस और डी है क्विक रिलीजिंग वॉइस। अलग अलग तरह के भाई वॉइस होते हैं, मशीन में यूज किए जाते हैं, वर्कशॉप में यूज किए जाते हैं।
ये जो है सबसे सिंपल है, इसका नाम है हमारा हैंड वॉइस, याद रखना ये। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। वॉइस का प्रयोग हम करते हैं वर्क पीस को होल्ड करने के लिए, जिस पर भी हमें कोई ऑपरेशन करना होता है। तो जो छोटे प्रकार के वर्क पीस होते हैं उसको हम हैंड वॉइस में जकड़ के रखते हैं, पकड़ के रखते हैं, और उसके ऊपर हम जो भी फाइलिंग करनी है, मशीनिंग करनी है, ड्रिलिंग करनी है, वो कर सकते हैं। तो ये हमारा हैंड वॉइस था। अलग अलग तरह के वॉइस पे भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बता देना, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा, सबके यूज आपको बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 26, आ न्यू हेक्सा ब्लेड आफ्टर अ फ्यू स्ट्रोक बिकम लूज बिकॉज ऑफ। भाई ये हेक्सा मैंने आपको समझाने के लिए लिया है, ये हेक्सा ब्लेड है। क्वेश्चन में पूछा गया कुछ स्ट्रोक के बाद नया हेक्सा ब्लेड ढीला क्यों हो जाता है। आपने देखा होगा अगर यूज किया है तो ये हेक्सा ब्लेड जब यूज करते हैं कुछ ही स्ट्रोक के बाद जब घिसाओगे तो ये थोड़ा ढीला हो जाता है, लूज हो जाता है, तो दोबारा यहाँ इस नट से उसको टाइट करना पड़ता है। यहां पूछा गया है ढीला क्यों होता है, किसके कारण होता है। ऑप्शन आपके पास है स्ट्रेचिंग ऑफ द ब्लेड, ब्लेड के खिंचाव के कारण, बी है रॉन्ग पिच ऑफ द ब्लेड, ब्लेड की गलत पिच के कारण, सी है इम्प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ द सा सेट, आरा सेट के अनुचित चयन के कारण, या डी नट थ्रेड बीइंग वोर्न आउट, नट धागा खराब हो जाता है। आसान सी बात है, ये जो स्ट्रेच होती है ब्लेड उसके कारण ये क्या हो जाता है, लूज हो जाता है। स्ट्रेचिंग ऑफ द ब्लेड, जब आप इसको स्क्रू में यूज करोगे तो टेंशन की वजह से जो टेंसाइल फोर्स होती है, टेंशन फोर्स होती है, खिंचाव वाली फोर्स होती है, उसके कारण ये थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाता है, इसकी लेंथ थोड़ी सी बढ़ जाती है, जिससे ये लूज हो जाता है और नट से दोबारा टाइट करना पड़ता है थोड़ी देर यूज करने के बाद। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए पर क्लिक करेंगे अगर आपको ये क्वेश्चन मिल जाता है। कहीं नया हेक्सा ब्लेड में लूज कुछ स्ट्रोक के बाद जो लूजनेस आती है वो स्ट्रेचिंग ऑफ द ब्लेड, ब्लेड के खिंचाव के कारण आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 27, व्हाई ब्रेकेज ऑफ टिथ अकर इजिली व्हाइल सोइंग ऑफ थिन वॉल्ड वर्कपीस एंड स्टार्ट ऑफ द कट। ये कहता है भाई पतली दीवार वाले कार्य टुकड़ों की कटाई करते समय या कट की शुरुआत में दांतों का टूटना क्यों होता है, इतनी आसानी से दांत क्यों टूट जाते हैं। आपको समझाने के लिए मैंने एक आरी ली है, उसी पे एक क्वेश्चन है, इसको सा बोलते हैं इंग्लिश में। तो जो सोइंग करते हैं भाई स्टार्टिंग में जो ब्लेड है वो क्यों टूट जाते हैं, कुछ स्ट्रोक के बाद जब भी हम थिन वॉल्ड वर्कपीस पे काम कर रहे होते हैं, या कट के स्टार्टिंग में क्यों टूट जाते हैं। ऑप्शन आपके पास है हैंड फोर्स इज टू बिग, हाथ की ताकत ज्यादा होती है। बी ऑप्शन है कटिंग सेक्शन इज टू शॉर्ट, भाई जो कटिंग सेक्शन छोटा होता है उसके कारण टूटती है। सी है कोर्स ब्लेड टू बी यूज्ड, कोर्स ब्लेड का उपयोग किया जाता है। डी है हैंड फोर्स एक्ट ओनली अपॉन फ्यू टीथ, हाथ की ताकत केवल कुछ दांतों पर कार्य करती है। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा डी है भाई, डी पे टिक करेंगे, क्योंकि जब भी हम यूज करते हैं थिन वॉल्ड वर्कपीस पे या स्टार्टिंग में, तो जो शुरू वाले जो टिथ होते हैं सारी की सारी जो फोर्स लग जाती है वो इन्हीं कुछ दांतों के ऊपर लग जाती है, और उस फोर्स के कारण ये दांत क्या होते हैं, टूट जाते हैं, टूटने के चांसेस होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये पूछा था भाई स्टार्ट, जब हम कट स्टार्ट करते हैं या थिन वॉल्ड जिसकी दीवार यानी पतली जो वर्कपीस होता है उस पे हम आरी चलाते हैं तो उसके दांते या टिथ क्यों टूट जाते हैं, क्योंकि जो हैंड फोर्स होती है वो केवल फ्यू टिथ पर, कुछ दांतों पर ही वो एकदम से एक्ट करती है, सारा का सारा दबाव उन्हीं दांतों पर आ जाता है, उन्हीं टिथ पर आ जाता है, उस दबाव के कारण वो टूट जाते हैं। डी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 28, विच चीजल यूज्ड फॉर स्क्वेयरिंग मटेरियल एट द कॉर्नर एंड जॉइंट्स। कोनों और जोड़ों की सामग्री को वर्गाकार करने के लिए कौन सी छेनी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आपके पास है फ्लैट चीजल, बी है क्रॉस कट चीजल, सी है डायमंड पॉइंट चीजल, और डी है हमारे हाफ राउंड नोज चीजल। ये भाई अलग अलग तरह की चीजल होती हैं। यहां पूछा गया है अगर कॉर्नर पे जो भी कोण होते हैं, जोड़ होते हैं, उनकी आपको स्क्वेयरिंग करनी, वहां से मटेरियल रिमूव करना है तो किस प्रकार की चीजल का या छेनी का प्रयोग किया जाता है। आपको समझाने के लिए मैंने एक डायग्राम लिया है जिसमें सभी प्रकार की चीजल यहां दिखाई गई जो ऑप्शन में है। डायमंड पॉइंट चीजल ऐसी होती है, फ्लैट चीजल ऐसी होती है, हाफ राउंड चीजल ऐसी होती है, और क्रॉस कट या कैप चीजल ऐसी होती है। तो जो कॉर्नर है और ज्वाइंट है वहां से मटेरियल रिमूव करने के लिए इस प्रकार की डायमंड पॉइंट चीजल का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसका जो सिरा होता है वो नुकीला होता है जिससे आसानी से मटेरियल रिमूव किया जा सकता है, स्क्वेयर किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डायमंड पॉइंट चीजल, हीरा बिंदु चीजल, सी इसका आंसर हो जाएगा। तो याद रखना कॉर्नर और ज्वाइंट से जब भी मटेरियल रिमूव करने की बात करेगा छेनी से, तो वो छेनी होगी हमारी डायमंड पॉइंट चीजल। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 29, नेम द पार्ट ऑफ द हैमर मार्क्ड एज द एक्स। भाई जो ये हैमर का डायग्राम आपको क्वेश्चन में मिलेगा, ये वाला जो पार्ट है इस पार्ट का नाम पूछा गया, इसका नाम क्या होगा। ऑप्शन आपके पास है फेस, बी है पिन, सी है चिक, और डी हमारा आई होल। तो ये वाला जो पार्ट है इसको बोला जाता है चिक, यानी कि गाल। ये थोड़े की गाल होती है, चिक होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो क्या हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। सी पर टिक करेंगे।
बाकी पार्ट भी देख लीजिए। ये जो है हमारा पार्ट है हैंडल बोलते हैं इसको, पकड़ने के लिए लकड़ी का भी हो सकता है, ये मेनली लकड़ी का ही प्रयोग करते हैं। ये जो हिस्सा है ये है भाई पिन, अगर पूछ ले दे दिया गया पिन। आई होल यहाँ पर होता है, जो ये होल होता है इसको बोलते हैं आई होल, जिसमें हैंडल अंदर घुसता है। फेस, जिससे ये इधर वाला जो चपटा पार्ट होता है जिसे हथौड़े की पिटाई करते हैं, ऐसे किसी भी मटेरियल पर ठोकते हैं, ये फेस होता है। तो ये पार्ट मैंने अलग अलग आपको समझा दिए, कोई भी पूछे आप आसानी से जवाब दे सकते हो। अब आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 30। विच एंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल गामा ऑन द कटिंग चीजल। भाई कटिंग के प्रतीक गामा में कौन सा कोण दर्शाया जाता है, ये डायग्राम आपको दिया गया है। यहाँ पर 3 कोण, ये चीजल है भाई, छेनी है, इस चीजल में 3 कोण दिए गए हैं, अल्फा, बीटा और गामा। आपने इस गामा का नाम बताना है, ये गामा कोण को क्या कहते हैं। ऑप्शन आपके पास है रेक एंगल, बी है वेज एंगल, सी है कटिंग एंगल और डी है हमारा क्लियरेंस एंगल। तो ये जो गामा एंगल है ये कहलाता है हमारा रेक एंगल। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। आपने ये याद रखना है, ये गामा हमारा रेक एंगल है। तीनों के बारे में बता देता हूं। अल्फा जो है ये क्लियरेंस एंगल है भाई, ये हमारा क्लियरेंस एंगल है, इसके बारे में पूछ ले। और जो बीटा है यहां से यहां तक जो एंगल है ये हमारा कटिंग एंगल कहलाता है। कटिंग एंगल भी कहते हैं, पॉइंट एंगल भी इसको कहा जाता है। तो तीनों एंगल के बारे में बता दिया मैंने, अल्फा, बीटा, गामा। तो मेरे प्यारे साथियों ये थे हमारे आज की वीडियो के 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और कोई भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है जो आपको पहले नहीं पता था, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे, अभी लाइक बटन पर क्लिक कर दे। इसके अलावा कमेंट करके बताएं अपना नाम और किस जिले से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ताकि मुझे पता लग जाए किस जिले के बच्चे ज्यादा एक्टिव हैं, ज्यादा पढ़ाई के इच्छुक हैं, जागरूक हैं और पास होना चाहते हैं अच्छे मार्क्स ले। अपने दूसरे साथियों के साथ इन वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें। जो भी आपके टीचर ने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे वहां भी इनको शेयर कर दे। तो धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों वीडियोस को देखने के लिए अंत तक। जल्दी मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।